Hello everyone. Let's start our today's Hindu editorial analysis. Today we are going to discuss three most important topics: India-Russia energy ties, Pegasus and Frebies. So let's start our first topic, which is energy cooperation as the backbone of India-Russia ties. So before jumping into this topic, we should know a little bit background about India-Russia relationships. Okay. सो अगर इंडिया रशिया के रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो 1971 में इंडिया और रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन. इनफैक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कि जो डेवलपमेंट है उसके भी की पिलर इंडिया रशिया का कोऑपरेशन है. फाइन, ओके. इनफैक्ट इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो हर एक फील्ड में हमें देखने को मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिफेंस की बात करूं, ठीक है, तो डिफेंस की बात अगर मैं एग्जाम्पल दूं ब्रह्मोस मिसाइल की, तो वो इतनी पुरानी न्यूज नहीं है. ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है इंडिया ने रशिया से लिया था. ठीक है. देन दूसरी बात अगर की जाए, Su-30 एयरक्राफ्ट्स एंड T-90 टैंक्स जो कि बनाए गए हैं रशिया द्वारा, बट इनका जो लाइसेंस है इट वाज बिल्ट बाय इंडियाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ओके. अब बात की जाए इंडिया और रशिया की जो फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जो इंडिया और रशिया के बीच में हुई है, उसका नाम है इंदिरा. ठीक है, इंदिरा, जो कि 2017 में स्टार्ट हुई थी इंडिया और रशिया के बीच में. अगर कल्चर की बात की जाए तो रशिया के 20 इंस्टीट्यूशंस के बीच में, रशिया के 20 इंस्टीट्यूशंस में अबाउट 1500 रशियन स्टूडेंट्स को हिंदी, तमिल, मराठी, उर्दू, संस्कृत और बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं. ठीक है, रशिया में रशियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर रशिया स्टूडेंट्स को बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ाया जाता है. इनफैक्ट दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन डांस, म्यूजिक, योगा एंड आयुर्वेदा. ओके, नाउ अब एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं. तो एनर्जी सेक्टर की जब हम बात करते हैं, जो इस टॉपिक में डिस्कस किया गया इस आर्टिकल के अंदर, कि रशिया के पास बहुत ज्यादा अबंडेंट जो है वो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं. ओके, एंड रशिया कुड बी एन अल्टीमेट लॉन्ग टर्म पार्टनर ऑफ इंडिया इन एनर्जी सेक्टर. ठीक है, इनफैक्ट 6th इकोनॉमिक फोरम में जो कि रशिया में हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने वर्चुअल एड्रेस में ये कहा था कि इंडिया रशिया एनर्जी पार्टनरशिप कैन हेल्प ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द ग्लोबल एनर्जी मार्केट. ठीक है, और साथ ही साथ जो कि हमारे इंडिया मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि रशिया एज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडियाज एनर्जी सेक्टर. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हु इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडियाज एनर्जी सेक्टर, तो इट इज रशिया. ठीक है, और इंडिया और रशियन एनर्जी जो कंपनीज हैं उन्होंने ये कहा है कि नाउ वी विल पुट मोर एफर्ट्स एंड मोर इन्वेस्टमेंट विच इज बियॉन्ड $32 billion which we have already invested in oil and gas sector. Now we will invest more. Already हम इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर्स पे, अब हमें इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. ठीक है, इंडिया जो कि एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कोविड-19 के बाद उन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन 20% जो है
ईयरली बेसिस में ग्रोथ की है ग्रीन सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में उन्होंने ग्रोथ की है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021 की एंडिंग में दे विल इंक्रीज नाउ मोर 9% जो है वो एक्सपेंशन करेंगे। ऑलरेडी वो 20% से ज्यादा एक्सपेंशन कर चुके हैं, ठीक है, कोविड-19 के बाद से। नाउ बाय द एंड ऑफ 2021 हमें 9% और एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि चाइना की एक्सपेंशन जो कि 8.5% है सिर्फ, उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। अब ये क्यों है? बिकॉज दे आर मोर क्यूरियस, बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, एक तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेके और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें मिल सकती है इंडिया और रशिया के कॉपरेशन की, जो कि उनका जॉइंट वेंचर जो कि स्टार्ट किया गया है इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड रशिया की लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसिंग कंपनी सीबर के बीच में। और ये जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश हुआ है जामनगर गुजरात में फॉर ब्यूटाइल एंड हेलोजिनेटेड ब्यूटाइल रबर प्रोडक्शन, ठीक है। एंड दिस फैसिलिटी बिकम ऑपरेशनल इन 2019 एंड फर्स्ट ईयर में ही इनको काफी अच्छा आउटपुट जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। पहले जो इंडिया जो है वो इंपोर्ट्स पे डिपेंड रहती थी ब्यूटाइल रबर के लिए, बट नाउ अब इंडिया जो है अपनी खुद ही अबाउट 120 किलो टन पर एनम ब्यूटाइल रबर जो है वो प्रोड्यूस कर पा रही है और 60 किलो टन पर एनम जो है हेलोजिनेटेड ब्यूटाइल रबर जो है वो प्रोड्यूस कर पा रही है इस जॉइंट वेंचर की वजह से, ठीक है। क्यों इसकी जरूरत क्यों है? बिकॉज इंडिया में डोमेस्टिक टायर मैन्युफैक्चरर्स की जो डिमांड है, उनकी जो डिमांड है ब्यूटाइल रबर के लिए वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ये जो क्लियर एग्जाम्पल है, क्लियर मैनिफेस्टेशन है ऑफ मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स, ओके, विच इंक्लूड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम रशिया टू इंडिया। फाइन। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इंडिया ने जो माइलस्टोन सेट किया था कि वी विल इंस्टॉल 100 गीगावाट्स ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो, वो इंडिया ने फुलफिल कर लिया है। अब नेक्स्ट टारगेट उन्होंने क्या रखा है कि बाय 2022 दिसंबर तक हम इंस्टॉल करेंगे 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और अगर ऐसा इंडिया कर लेती है तो मोर देन 50% जो है हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से होगी, ठीक है। बट अब बात ये आती है कि इतना सब होने के बाद भी हम लोग कोल सेंट्रिक क्यों हैं? क्यों हम लोग अभी भी कोल पे ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अभी तक हम कोल पे डिपेंडेंट है और इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और अगर हमें पूरी तरह से ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उसमें सक्सेस चाहिए, तो हमें अप्रोक्सीमेटली $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी विंड, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ग्रिड एक्सपेंशन एंड स्टोरेज में, ताकि हम 450 गीगावाट कैपेसिटी, जो कि हमारा एक टारगेट भी है, हमारे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी है कि 40% हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है हम 2030 तक इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, वो टारगेट हम फुलफिल कर पाएंगे। तो इसी के लिए हमें रशिया की जो कॉपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। फाइन। सो दिस वाज द इंडिया रशिया कॉपरेशन इन एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट इज द नीड टू मूव अवे फ्रॉम क्लाइंटलिज्म। तो ये क्या है? ठीक है, फ्री व्हाट फ्री, ठीक है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। ओके, ये थी, लेट मी चेंज द कलर, यस, ये थी मिस्टर राम की पार्टी, ओके, और ये है हमारी मिस्टर श्याम की पार्टी, ठीक है, कोई भी नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब मिस्टर राम जो है ना बड़े असूलों वाले हैं। उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने कहा लोगों को कि ये हमारे लोग हैं, ठीक है, लोगों को कहा कि मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, रोड सर्विसेज, मैं तुम्हें सब प्रोवाइड करूंगा, ये ठीक है। बड़े अच्छा काम कर रहे हैं ना, वेलफेयर कर रहे हैं लोगों का कि तुम मुझे वोट दोगे, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, बड़ा अच्छा है, ठीक है। लोग इंप्रेस हो गए, आगे लोग इसके पास, ठीक है, लोग आगे, ठीक है, ये हमारे लिए काम करेगा, चलो ठीक है। अब मिस्टर श्याम आते हैं,
ठीक है, इन्होंने अपनी अलग टेक्निक अपनाई है। इन्होंने क्या कहा, मैं तुमको टीवी दूंगा, मैं तुमको फोन दूंगा, अरे एसी भी दूंगा। अरे वाह रे वाह, मतलब कि जो गरीब लोग जिनके पास टीवी एसी जैसे नाम सोचने के लिए भी मतलब उनको लगता होगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, उनको फ्री में मिल रहा है, फ्री फ्री फ्री, ले लो ले लो ले लो, बस मुझे वोट कर दो। ठीक है, ये लोग फटाफट से उठे और यहाँ शिफ्ट करते हैं। मिस्टर राम बेचारे जो कि पब्लिक के लिए अच्छा काम करना चाहते थे, है ना, वेलफेयर करना चाहते थे, उनकी किसी ने नहीं सुनी अब। ठीक है, वो नीचे हो गए, है ना, बल्कि मिस्टर शाम जो कि सिर्फ ललचा रहे थे लोगों को, ठीक है, वो ऊपर हो गए। फाइन। तो इस टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इस टाइप की काम करती हैं, ठीक है, ये फ्री में बांटती है, ले लो ले लो ले लो, इसको कहते हैं फ्रेबिस। ठीक है, और जो लोग गो के लिए भला करने की सोचते हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स लोगों की पूरी करने की सोचते हैं, उनको उस चीज को कहा जाता है वेलफेयर। ठीक है, ओके, मतलब इससे तो तुम अट्रैक्ट कर लेते हो ना, बट इसमें क्या होगा, फ्रेबिस में क्या होगा, फ्रेबिस में तो यही होगा ना कि यार सिर्फ कुछ गिने चुने अमीर जो लोग होंगे वही इस चीज को कर सकते हैं। तो मतलब अब जो गवर्नमेंट बनेगी, इट इज मतलब कंसंट्रेटेड इनटू फ्यू हैंड्स। ठीक है, वही सब कुछ पहले की तरह होने शुरू हो गया ना, लाइक एक राजा होता था, ठीक है, अगर उसको राज मतलब स्टार्टिंग में बहुत सोने के सिक्के बांट रहे, ये लो ये लो ये लो ये लो, तुम सोने के सिक्के ले लो, ठीक है, बस तुम मेरे लिए लॉयल रहो। ठीक है, बट बाद में क्या लॉन्ग टर्म के लिए इट कैन वर्क? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, इट कांट वर्क फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, और यही हमें केस जो है देखने को मिला है तमिलनाडु में। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है, वेयर इज स्पेस, या एक कॉन्सेप्ट है नियो लिबरलिज्म एंड एक कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, नियो लिबरलिज्म एंड लिबरलिज्म में। नियो लिबरलिज्म जो होता है ना, इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फिलॉसफी। ठीक है, whereas liberalism is based on political philosophy. लिबरलिज्म ज्यादातर बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स, ठीक है, थॉट, इन सब की बात करते हैं। वेयरएस इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है बात करते हैं मेनली फोकस ऑन फ्री ट्रेड एंड प्राइवेटाइजेशन की। ठीक है, फ्री ट्रेड एंड प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है। ठीक है, कि अब बात देखो कि लिबरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पर जो न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये जो स्टार्ट हुआ है ये 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है। हर चीज प्राइवेट 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 प्राइवेट। क्या ये न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट इज गुड फॉर द पुअरेस्ट पीपल, पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द पीपल? और हमें पता है कि पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द पीपल कंप्राइजेस मोस्ट ऑफ द सेक्शन। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन उन्हीं की है, और जो रिच अमीर लोग हैं ना उनकी जो सेक्शन है, पॉपुलेशन है, वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वहाँ पर फेलियर है। हर चीज़ प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, ट्रेन प्राइवेट, बसेस प्राइवेट, हर चीज़ प्राइवेट। नहीं, वी कांट गो फॉर इट, एवरीथिंग प्राइवेट, नो, नॉट पॉसिबल फॉर द ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सो अब इसमें बात की गई है कि जो न्यू लिबरल इकोनॉमी है ना वो ज़्यादातर एनकरेज करती है प्राइवेट कैपिटल को, मार्केट को, रेदर देन वेलफेयर एसोसिएशंस को। लोगों के वेलफेयर का कोई लेना देना नहीं है नियो लिबरलिज्म को। ठीक है, ओके, अब इसमें बात की जा रही कि फ्रेबिस का कल्चर कहाँ से शुरू हुआ। इन्होंने कहा कि जो कल्चर था फ्रेबिस का वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 1967 असेंबली इलेक्शंस में, जब द्रविड़ा मुनेत्रा कझगम चीफ CN अनुद्री उन्होंने ऑफर किया था मेजर ऑफ राइस फॉर ₹1 कि मैं तुम्हें राइस जो दूंगा वो मतलब कि ₹1 में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में इट वाज ओके, ठीक है, राइस ही मिल रही है ना, नो डाउट, ठीक है, कोई वरी सी नहीं है, ठीक है, फाइन चलेगा। बट धीरे धीरे जो था ना बाकी पार्टीज ने भी इसको किया, जैसे कि DMK पार्टी, देन एडमक पार्टी, इन सब ने भी किया, और इन्होंने राइस कुछ नहीं था, अब इन्होंने टीवी सेट्स, फ्री लैपटॉप्स, काउस फॉर द पुअर फार्मर्स, फ्री गैस सिलेंडर्स, ये सब प्रोवाइड करने की बात की। ठीक है,
तो वही मैंने बोला कि धीरे धीरे तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है ना कि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, पर उसके बाद क्या, उसके बाद वो सिर्फ उनके लिए इलेक्शंस में वोटिंग लेने के लिए था, एक बार वोट ले रही, भाई तुम कौन हो, हम नहीं जानते तुमको, निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये सब कुछ था, ऐसे ही होता है ना, जब इलेक्शंस होते तो बड़े बड़े वादे होते, उसके बाद तुम कौन, भाई हम तो नहीं जानते तुमको, चलो हम अब बहुत पावरफुल हो गए हैं, बस यही हिसाब था, ठीक है। तो एक स्टडी की श्रॉफ कुमार एंड रिच ने, ठीक है, ऑन डीएमके हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, और उन्होंने ये बताया कि भाई इस इंश्योरेंस स्कीम में ना सिर्फ कुछ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन के पास ही, जो कि उनके सपोर्टर्स थे, डीएमके के सपोर्टर्स थे, उन्हीं को पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में ना एक्सेस मिलता था, बाकियों को नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उनकी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का, ठीक है। और दूसरी बात कि अब 2021 में ये देखा गया है कि उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंसेस लाए हैं अपने मैनिफेस्टो में डीएमके ने, ठीक है। उन्होंने सिर्फ टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को पढ़ने वगैरह के लिए, कॉलेजेस वगैरह के लिए, क्योंकि अब ये पता है कि अब ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, तो उन्होंने बोला ठीक है, बट बाकी चीजें उन्होंने मतलब छोड़ दी, ठीक है। मतलब उन्होंने जो फ्रेबिस का कॉन्सेप्ट था ना उसको थोड़ा नैरो कर दिया, ठीक है, फ्रेबिस का कॉन्सेप्ट नैरो कर दिया। तो अब कुछ जो है फैक्ट्स हम बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ कर लेते हैं ना, फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर मैं तमिलनाडु के जीडीपी शेयर का देखूं, जीएसडीपी, हाँ, तमिलनाडु के जीडीपी शेयर का देखूं तो वो सिर्फ हेल्थ सेक्टर में बिलो 1.5% है, ठीक है। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में वो सिर्फ 13.3% है उनके टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 13.3% है, जबकि बाकी स्टेट का अगर ऑन एन एवरेज बात की जाए तो बाकी स्टेट की जो एवरेज है वो है 15.8%, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया का ओवरऑल क्या है, ठीक है, कहां करूं, यहां करती हूं, ठीक है। इंडिया का जो ओवरऑल जीडीपी शेयर है इन हेल्थ, तो वो है तुम्हारा 1.28%, और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इट इज जस्ट 3.1% ऑफ टोटल जीडीपी एक्सपेंडिचर, ठीक है। जबकि हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो ये कहती है कि एटलीस्ट 6% जो है वो एजुकेशन पे स्पेंड होना चाहिए, जो कि नहीं होता है, ठीक है। उस ओके, देन अनसोलिसिटेड फ्रेबीज कल्टिवेट अ पैटर्न क्लाइंट सिंड्रोम। ये क्या है पैटर्न क्लाइंट सिंड्रोम, एंड एनकरेज पर्सनालिटी कल्ट्स इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अभी पैटर्न क्लाइंट सिंड्रोम क्या है, पैटर्न क्लाइंट सिंड्रोम, अब क्या है ना, ये पैट्रोन कौन है, ये पैट्रोन है जो कि वो रिच पर्सन, रिच पावरफुल, जिनका सोशल स्टेटस है, ये वो लोग हैं, ठीक है। और तुम्हारे कौन के, हाँ, क्लाइंट कौन है, जिनको इनसे बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर सपोज करो मैं तुम्हारे पास आती हूँ ना, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम मुझे वोट दो और उसके बदले में मैं तुम्हें टीवीज प्रोवाइड करूंगी, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगी, मैं तुम्हें अच्छे सी मतलब कि गाड़ी प्रोवाइड कर दूंगी, इस तरह से बातें कर देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं देने वाली हूँ मैं वैसे, ठीक है, मैं तुम्हें बोल देती हूँ, ठीक है। और तुम लोग अगर उससे इन्फ्लुएंस होके मेरे पास आ जाते हो, मुझे वोट दे देते हो और मुझसे कुछ बेनिफिट्स ले रहे हो, तो तुम लोग क्लाइंट हो और मैं कौन हूँ, पैट्रन, ठीक है। तो दिस इज अ पैट्रन क्लाइंट सिंड्रोम, एक तरह से सिंड्रोम ही है, बिकॉज इट कांट वर्क ऑन अ लॉन्ग टर्म, आई टोल्ड यू, ठीक है। और पर्सनैलिटी क्लट कि अगर सब कुछ मेरे आगे पीछे घूम रहा है, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं, ठीक है, आई एम द बॉस, फाइन, ओके। प्रोवाइडिंग फ्रेबिस इज टू ट्रीट लाइक पीपल लाइक सब्जेक्ट्स whereas citizens are entitled to constitutional guarantees। अब सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स के बीच में क्या फर्क होता है, सब्जेक्ट्स कौन होते हैं, जो कि who live, वो लोग who live under power of someone's authority,
ठीक है, मतलब मैंने जो लॉ बना दिया ना वही तुम्हारे लिए लकीर की फकीर होगी, तुम उसके अलावा कुछ ना सोच सकते हो, ना तुम मेरे खिलाफ आवाज उठा सकते हो, ना मुझसे पूछ सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। यू हैव नो राइट्स। ठीक है, वेयर इज इफ यू आर सिटीजन्स तो तुम्हारे पास सब राइट्स होंगे, तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, यू हैव राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट, बट सब्जेक्ट्स के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं होते हैं। फाइन। उसके बाद क्या आता है कि वेलफेयर इनिशिएटिव्स आर एम्बॉडीमेंट ऑफ सिविल राइट्स वेयर अनसॉलिसिटेड प्रेबिस शो बेनिवोलेंस एट बेस्ट एंड एपैथी एट वर्स्ट टुवर्ड्स द पुअर बाय रूलिंग पार्टीज। मतलब इससे यही कहने को मिलता है कि जो ये तुम्हारे फ्रेबिस वाले जो राइट्स हैं, ठीक है, इससे सिर्फ कुछ लोगों को ही बेनिफिट मिलता है, बाकी जो पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फाइन। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, पेगासस बिफोर द सिक्योरिटी गार्ड। पेगासस क्या है ना, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है पेगासस। हाँ, ये पेगासस क्या है? पेगासस एक्चुअली एक टर्म है, एक मिथिकल विंग्ड डिवाइन हॉर्स। टर्म मिथिकल विंग्ड डिवाइन हॉर्स दी गई है, और एक साथ ही साथ एंड रिकॉग्नाइज्ड क्रिएचर इन ग्रीक मिथोलॉजी। ठीक है, अब हमें क्या करना है यार, विंग्ड हॉर्स है क्या, उड़ रहा है क्या, तो हम क्या करें? ठीक है, व्हाइट कलर का सफेद हॉर्स उड़ता उड़ता आ रहा है, कितना अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, पर ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिकॉज हमने इसलिए पढ़ना है क्योंकि पेगासस जो है ना, पेगासस एक स्पाईवेयर है। ठीक है, इसके साथ इसलिए हमने कंपेयर किया है इसको बिकॉज इट इज अ टॉर्जन हॉर्स computer virus that can be sent flying through air to infect a cell phone। अरे वाह, अब क्या बोल रहे हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि टॉर्जन हॉर्स एक वायरस है। ठीक है, नॉर्मल वायरस नहीं है जो फोन में लैपटॉप में आ जाते हैं, वैसा वायरस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा वायरस है ना जो तुम्हारे मैसेजेस तो पढ़ रहा है, ठीक है, तुम्हारी फोन कॉल डिटेल्स, तुम्हारे अकाउंट डिटेल्स सब कुछ ले लेगा, बट साथ ही साथ ना तुम्हारे फोन के कैमरा में भी इंस्टॉल हो जाता है ये, तो तुम्हारी जो डे टू डे एक्टिविटी ना, तुम्हारी प्राइवेसी, उसको खतरा है। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग दैट सॉफ्टवेयर कैन सी। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर से पता चल सकता है। ठीक है, अब पेगासस जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया गया है बाय एनएसओ ग्रुप ऑफ इसराइल। ठीक है, एनएसओ ग्रुप ऑफ इसराइल, और ये इनका कहना है कि हम ये सॉफ्टवेयर ना कुछ गवर्नमेंट्स को देते हैं, वेरियस कंट्री एंड गवर्नमेंट एजेंसीज को देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज को एंड गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज को हम ये देते हैं। फाइन। अब मुद्दा क्या है, हमें क्यों पढ़ना है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें क्यों पढ़ना है? हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के तहत ये बोला गया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ जर्नलिस्ट का और कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ऊपर स्पाई किया है इस सॉफ्टवेयर को यूज कर। ठीक है, और साथ ही साथ एक पेरिस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरीज के नाम पर है, एंड साथ ही साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल एक्सिस्ट, इन दोनों ने मिलकर क्या एक्सेस किया, उनके पास ना डेटा जो है वो लीक डेटा जो है उनके हाथ में लग गया। ठीक है, उस डेटा में थाउजेंड्स ऑफ फोन नंबर जो थे वो उनको मिले हैं। ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड उनको थाउजेंड्स ऑफ फोन नंबर्स जो है इस डेटाबेस के थ्रू मिले हैं बाय अ सॉफ्टवेयर ऑफ पेगासस।
ठीक है, क्या हुआ, एक पेरिस बेस्ड मीडिया नॉन फॉरबिडन स्टोरीज है, ठीक है, मीडिया ग्रुप है, और एक एमनेस्टी इंटरनेशनल, दोनों के हाथ में ना क्या लगा, कुछ डेटाबेस लिखा, जिसमें बहुत सारे फोन नंबर्स थे, और वो डेटाबेस एक्चुअली किसका है, सॉफ्टवेयर ऑफ पेगासस का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अप्रोच किया किसके पास, जगह ये गे एक्चुअली इन्होंने ये डेटा को शेयर किया विथ ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में ना पास कुछ एक जादू की ना पोटली मिल जाती है, ठीक है, जिसके थ्रू ना तुम अपने कहीं पर भी ना मतलब राज कर सकते हो। तो अब तुम वो डेटा लेकर जाते हो, वो जादू की पोटली लेकर जाते हो, और तुम बोलते हो ये देखो, मतलब किसी भी मीडिया वगैरह के पास, कहीं पर भी, मम्मा के पास, पापा के पास, कहीं भी जाते हो और उनको दिखाते हो, ये देखो मुझे ना ये इंफॉर्मेशन मिली है, हमेशा आप मुझ पर ही ब्लेम करते रहते थे, ये देखो इंफॉर्मेशन, जाके पकड़ो उसको अब जाके, है ना। वैसे ही कुछ यहाँ पे हुआ, इन दोनों के हाथ में स्टोरी लगी, ठीक है। अब वो स्टोरी से ना वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते थे, ठीक है, नाम आएगा, ठीक है, हर कोई इनके बारे में पढ़ेगा। ये गए ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के पास, इन्होंने वो डेटा इनको दिया और इन्होंने कहा कि हम वेरियस न्यूज़पेपर्स में ना इसको प्रिंट कर देंगे अंडर द प्रोजेक्ट पेगासस। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, जब इन्होंने पब्लिश किया तो इसमें आया था इंडिया का नाम भी, तभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडिया का नाम भी आया था, जिसमें इन्होंने बोला यूनियन मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, साइंटिस्ट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज के ऊपर ना इंडियन गवर्नमेंट ने ना स्पाई किया है, नजर रखी है। ठीक है, और जब इंडियन गवर्नमेंट से बात पूछी गई तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बोला हमने कुछ नहीं किया ऐसा। ठीक है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि भाई इंडिया में आप किसी की प्रिवेसी में एंटर करो, ठीक है, नहीं कर सकते हो आप किसी की प्रिवेसी में एंटर। अगर हमें करना भी हो तो हमारे पास इंडिया का टेलीग्राफ एक्ट है, इंडिया टेलीग्राफ एक्ट है, ठीक है, 1885 का, और आईटी एक्ट है 2000 का, तो हम उसके थ्रू कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोविजंस हैं कि हम सर्विलेंस कर सकते हैं। बट फोन हैकिंग करना, नो वेज, फोन हैकिंग तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत ही तो क्रिमिनल ऑफेंस है, फोन हैकिंग तो नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये गलत है। बट इंडिया ने ये नहीं बताया कि हमने सॉफ्टवेयर लिया था कि नहीं लिया था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया को बोला, इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि भाई तुम्हें एक एफिडेविट बना के देना है और उसमें ये मेंशन करना है क्या तुमने ये सॉफ्टवेयर यूज किया था, क्या तुमने ये सॉफ्टवेयर सच में यूज किया है फॉर अथॉरिटीज के ऊपर स्पाई करने के लिए, तुमने हैकिंग की है। तो इंडिया ने ये तो नहीं कहा कि हमने हैकिंग की है, हमने हैकिंग नहीं किया, बस उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर टाटा बाय बाय कह दिया। ठीक है, टाटा बाय बाय कह दिया। ठीक है, अगर बात की जाए क्या सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तक सिविल राइट्स के मामले में ना यही हमेशा कहकर बात कर दिया कि ये हमारा डोमेन ही है, ये गवर्नमेंट का डोमेन है। ठीक है, हमारा डोमेन नहीं है, गवर्नमेंट का डोमेन है, तुम गवर्नमेंट से जाके पूछो, हमें कोई लेना देना नहीं है इंटेलिजेंस के लिए या इन्फॉर्मेंस एफर्ट्स के लिए, हमारा डोमेन नहीं है। बट अब अक्टूबर 27 मतलब कल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि आपको क्लियरली इन्वेस्टिगेशन करनी है, एक न्यूट्रल कमेटी बिठाई है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, जितने भी मिलिट्री स्पाईवेयर्स जो हैं यूज हो रहे हैं उन पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी है। क्या ये जो इंडिया में राइट टू प्रिवेसी है ये तो नहीं वायलेट हो रही। ठीक है, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट जो कि पुट्टुस्वामी केस जो हुआ था 2017 में, उसके बाद ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। और अगर आपको किसी के ऊपर सर्विलेंस करनी भी है, किसी की प्रिवेसी में इंटरफेयर करना भी है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें क्या कोई ऑल्टरनेटिव निकल सकता है, बिना ताक झांक किए कुछ हो सकता है। दूसरी चीज ये है क्या प्रॉपर वैलिड लॉज के थ्रू तुम ये कर रहे हो। ठीक है, और तीसरी ये है जो भी हार्म तुम लोगों को पहुंचा रहे हो और जो भी पर्पस है उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन पर्पस एंड हार्म। ठीक है, इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है, ये किसने कहा, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी केस 2017 में कि ये होना चाहिए। ठीक है, अब इससे और क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात क्या हो सकती है
कॉन्स्टिट्यूशनल ये है कि अगर राइट टू प्रिवेसी में होता है तो कोई भी सर्विलेंस अगर होती है ना यार, देखो अगर मम्मा पापा को लगता है ना तुम कुछ गलत काम कर रहे हो तो तुम पे नजर रखेंगे, और तुम पे नजर को यार तुम पे बता के थोड़ी ना रखेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तुम्हें कैसे, अगर तुम्हें पता चल जाए पहले से तुम तो अवेयर हो जाओगे है ना, ओ माय गॉड मम्मा मुझ पे नजर रखेगी। तो क्या होगा, जब भी तुम पे सर्विलेंस की जाती है ना तुम्हें बताया नहीं जाता है, और अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम कोर्ट के पास कहां से जाओगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आर्टिकल 32 एंड 226 जो है रिट्स का वो भी वायलेट होता है। ठीक है, इससे ये भी वायलेट होता है, और राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन यही है कि सर्विलेंस is a need of all. Surveillance is a need of all, but with proper valid laws, and it should not violate this constitutional गारंटीज जो हमें एक सिटीजन को मिल रही हैं। और दूसरी ये चीज कि जब भी सर्विलेंस होती है उसमें जुडिशरी को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के ऊपर आकर रोल ना करे। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी वायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। सो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये रहे तुम्हारे क्वेश्चंस। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, एंड सेकंड वन इज दिस, and answers to the previous questions are this. So again we'll end our day with a beautiful quote, that is, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. ठीक है, तो हम लोग पीछे तो नहीं जा सकते, वक्त को तो नहीं बदल सकते, बट हम नई शुरुआत आज से और अभी से जरूर कर सकते हैं। So I hope you like the lecture. So thank you, bye bye.